हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मुझे लगता है ऐसा ही ठंडे के टाइम में। आप लोग पता नहीं कब वीडियो देखोगे। तो हमें पढ़ रहा है BPCE 141 की यूनिट 4। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चरित्र, सामर्थ्य और गुण और पारस्परिक सामर्थ्य और कल्याण। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। और कोशिश करता है आप लोग को थोड़ा बहुत समझाने की, और आप लोग भी बुक से समझने की कोशिश करना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। चरित्र सामर्थ्यों का संप्रत्यय। आधी सदी से भी अधिक समय से मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा ने इस प्रश्न का उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित किया है, हम कैसे मानसिक रूप से बीमार बनते हैं। आधी सदी से मतलब 50 साल से, जिससे अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ की नैदानिक और सांख्यिकी मानसिक विकार नियमावली क्या है वही ना, DSM ने अपने 5वें संस्करण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय योग वर्गीकरण क्या है ICD वर्तमान में अपने 11वें संस्करण का सृजन हुआ है। 50 साल तक एक सवाल का उत्तर खोजा गया, हम कैसे मानसिक रूप से बीमार बनते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग संस्कृति की चीज़ों से आई, तो उसमें से कुछ मूल चीज़ें जो हर जगह समान रही, उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। ठीक है, हालांकि मानव मन में जो कुछ भी गलत है उसे ठीक करने पर अत्यधिक ध्यान के चलते मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी की। हम मानसिक रूप से अच्छे कैसे बनते हैं, उन लोगों को मुख्य रूप रहता है कि इनको अच्छा कैसे बनाया जाए, इनका जीवन कल्याणकारी कैसे बनाया जाए। तो उन लोग, जबकि इस चीज़ों पे कम फोकस किया गया मनोवैज्ञानिकों द्वारा कि क्या वो मुख्य कारण है जो इंसान को मानसिक रूप से बीमार बनाता है। ठीक है, 1988 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ में अपने अध्यक्षीय भाषण में मार्टिन सेलिगमैन ने कहा, मनोविज्ञान मात्र दुर्बलता और क्षति का अध्ययन करना ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम में कोई दुर्बल है या किसी चीज़ का कितनी क्षति हुई है, कैसा उसका व्यवहार है, ये सब का अध्ययन नहीं, इसमें सामर्थ्य और गुण का भी अध्ययन शामिल है। किसका कितना सामर्थ्य है, कोई क्या करना चाहता है, और किसके कितनी अच्छे गुण हैं, मतलब जिसको लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, अपने एक पहचान होती है जिसको, चलो याद आएगा आगे बता देंगे। उपचार मात्र इस तक सीमित नहीं है कि जो टूटा है उसे ठीक किया जाए, बल्कि इसमें स्वयं के भीतर जो अच्छा है उसका परिपोषण करना भी शामिल है। मतलब जो अच्छा है उसे और अच्छा करना भी शामिल है, उसको उभारना शामिल है। लोगों के अंदर अपना अपना जो टैलेंट होता है, हम बताया वही टैलेंट भूल लेते बोलना, टैलेंट जो उनका होता है उसको भी संवारना शामिल होता है। जो उनका गुण होता है, टैलेंट होता है कि हर लोग इंसान में कुछ स्पेशल टैलेंट्स होता है, सब में होता है। कुछ लोग जल्दी उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग बाकी लोग सामाजिक तौर पर बताते हैं, अरे यार तुम तो ये चीज़ में बहुत टैलेंटेड हो, तुम तो ये चीज़ में टैलेंट हो। बहुत सारे लोग को पता नहीं चल पाता, जो टैलेंट होता है वो उसको निखार भी नहीं पाते, ना उस चीज़ों से परिचित हो पाते हैं। होता सब में है कुछ ना कुछ। चलिए सामर्थ्यों की परिभाषा करना। सामर्थ्य स्ट्रेंथ को ऐसे तरीकों से व्यवहार करने, सोचने या महसूस करने की प्राकृतिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मानसिक सक्रियता और निष्पादन को सक्षम बनाते हैं। इसको याद कर लेना। ठीक है, लिनले एवं हैरिंगटन ने ये परिभाषा दी है सामर्थ्य की, तो इसको याद कर लेना। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो आपको डेफिनेशन कभी भी कोई पूछ सकता है। सामर्थ्य की परिभाषा आपके माइंड में होनी चाहिए, कोई पूछे या ना पूछे कि सामर्थ्य को कैसे परिभाषित किया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव होता है, पर्यावरणीय कारक और अनुभव हालांकि विशिष्ट सामर्थ्यों के विकास के परिपोषण और सहयोग कर सकते हैं और उनमें के विकास में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे के मूल चिंतन को अनदेखा किया जाने या इसकी अवहेलना करने के बजाय उसमें महत्वपूर्ण अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, तो बच्चा अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित महसूस करता है। सामर्थ्य क्या नहीं है? प्रतिभा है। सामर्थ्य टैलेंट नहीं है, कौशल। सामर्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई सीख सके, स्किल कर सके और बढ़ा सके। सामर्थ्य जन्मजात आता है किसी चीज़ का, है ना। एक काम अगर आप देख रहे हो, सामर्थ्य के अनुसार कोई 20 किलोमीटर दौड़ रहा है एक टायर बांध के, या कोई कर रहा है, तो वो उसका सामर्थ्य है, वो बहुत सामर्थ्यवान है।
आप उसको ऐसी चीज़ नहीं है आप 5 किलोमीटर दौड़ो, कल 10 किलोमीटर दौड़ो और आप उसको हराने के लिए दौड़ रहे हो या उस जैसा बनने के लिए दौड़ रहे हो, तो ये परमानेंट आप में स्किल बिल्ड नहीं होगी। एक बार आप 20 किलोमीटर दौड़ लिए 10 दिन, फिर आप 20 दिन बाद बैठ गए और फिर आप सोचोगे अगले दिन में उठे और फिर 20 किलोमीटर दौड़ ले, तो सामर्थ्य नहीं होगा। वो चाहे वो सामर्थ्य वाला काम 20 दिन रुक के भी करेगा तो भी 20 किलोमीटर दौड़ेगा, 1 महीना रुक के करेगा तब भी वो 20 किलोमीटर ही दौड़ेगा। वो सामर्थ्यवान होता है। अभिरुचि इंटरेस्ट सामर्थ्य नहीं है। व्यक्ति के महत्वपूर्ण कुछ गतिविधियों या लक्ष्यों को प्रति वरीयता होती है, अभिरुचियाँ इंटरेस्ट होता है ना। ये इससे अलग होता है। एक तरीके से बता रहा है क्या चीज़ अलग होती है। संसाधन हमारी बाहरी सहयोग कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो सहयोग को कर दिया बढ़ा दिया तो आपका सामर्थ्य बढ़ गया या सामर्थ्य बहुत बिल्ड हो गया या नया सामर्थ्य हो गया, तो नहीं, तो ये अलग चीज़ है। मूल्य वैल्यू जिसे हम आंतरिक रूप से प्रिय मानते हैं, सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकृति, आंतरिक लक्ष्य और इच्छाएं। सामर्थ्य का अर्थ मूल्यों का क्रियान्वयन है। जब हमारे मूल्य व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तो हम अपने चरित्र सामर्थ्य प्रदर्शित कर रहे होते हैं। चरित्र सामर्थ्यों का महत्व, ठीक है। व्यक्ति जन्म सर्वेक्षण से पता चलता है कि विभिन्न देशों और संस्कृतियों में अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि वो कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे उन्हें सुधार करने में सामर्थ्यों का ध्यान केंद्रित करने के मुकाबले अधिक सहायता मिलेगी। हटाओ, ठीक है। चरित्र सामर्थ्य का उपयोग करने के लाभ, आपके जीवन में अधिक सक्षम, बोधगम्यता और परिप्रेक्ष्य आते हैं। दिशा का बोध मिलता है, उत्साह और ऊर्जा की भावना सृजित होती है। हमेशा ये रहता है कि कोई भी बात बुरी नहीं है, कोई भी बात अच्छी नहीं है, उत्साह हमेशा बना रहता है। हाँ, अब ये चीज़ करेंगे, गिर के संभलने में भी, और गिरा हुआ भी व्यक्ति नए काम को करेगा, और संभला हुआ व्यक्ति भी, मतलब कोई खुशी होगी तो भी वो काम करेगा, कोई दुखी होगी तब भी वो काम करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान होता है। अवसर, आशावाद सृजन होना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। हमेशा वो करता है, सीखता है, क्योंकि वो सामर्थ्य से उस हिसाब से व्यवहार बिल्ड कर चुका है। व्यक्ति को आनंद और तृप्ति के बोध से परिपूर्ण करता है ना। हमेशा आनंदमय होता है और तृप्ति रहती है कि हाँ ये काम हमने किया हुआ है। अभिप्रेरणा बढ़ाने, जब हर काम किया रहेगा तो अभिप्रेरणा बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जब भी कोई लक्ष्य उसका निर्धारित होता है या तो उसको बढ़ाने तो सामर्थ्य उसमें योगदान करता है। कार्य में संलग्नता और निष्पादन में सुधार पाते हैं। ठीक है, तो और लंबी चौड़ी है। सामर्थ्य और गुणों का VIA वर्गीकरण। मनोविज्ञान में मानव जीवन के कार्य प्रणाली को पूर्णतः नकारात्मक पहलुओं पर एक तरफा ध्यान को ठीक करने के ध्येय के साथ क्रिस्टोफर पीटरसन और मार्टिन सेलिंगमैन ने अपने स्वयं की स्वस्थ चित्त नियमावली बनाई, जो इस बात पर केंद्रित थी कि लोगों में क्या अच्छा है। इसमें अच्छे जीवन को सक्षम बनाने वाले चरित्र सामर्थ्यों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। उन्होंने चरित्र सामर्थ्य और संप्रदायबद्ध करने के लिए मूल्यों का क्रियान्वयन VIA रूपरेखा तैयार की। यह मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उनकी पुस्तिका थी। उन्होंने चरित्र सामर्थ्य और नैतिक रूप से मूल्यवान व्यक्तित्व विशेषकों में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त उप समूह के रूप में परिभाषित किया। पीटरसन और सेलिंगमैन ने शोध साहित्य सर्वेक्षण क्षेत्र के अग्रणी शोधकर्ताओं के विचार विमर्श और प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों को संदर्भित करने सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विभिन्न संस्कृतियों के समान गुणों और सामर्थ्यों की विस्तृत सूची तैयार की। कैसे कैसे अलग अलग जगह वही जो मूल बातें होती है सामर्थ्य की उसको विस्तृत सूची तैयार की, बहुत सारे देशों से, बहुत सारी संस्कृतियों से। ठीक है, तो जिन दार्शनिकों ने और धर्मगुरुओं द्वारा बल दिया गया के तहत समूहबद्ध किया गया प्रज्ञता, इस गुण में ज्ञान हासिल करने और इससे उपयोग करने से संबंधित सामर्थ्य शामिल है। कि कोई लोग होता है जो बहुत ज्ञान और बहुत पढ़ाई करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता है, सीखता है, भले ही उस चीज़ों से उसका कोई बैकग्राउंड तैयार ना हो या कुछ नहीं हो, लेकिन सीखना और जानना, ज्ञान अर्जित करना उसका होता है। कोई लोग साहसी होता है, हर चीज़ में आगे बढ़ता है, हाँ ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे, है ना। इस सामर्थ्यों में आंतरिक और बाहरी विरोध की स्थिति में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्प का उपयोग करना शामिल है। ठीक है, संकल्प ले लेना कि हाँ ये काम अब हम करेंगे, सहेंगे, साहस हो जाता है। प्रेम, मानवता,
पारस्परिक सामर्थ्य जिसमें दूसरों के संबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है कि हर लोग से बात करना, मिलना जुलना, खुश रहना। कई लोग इसमें बहुत खुश होता है। न्याय, समाज में योगदान देने वाला नागरिक सामर्थ्य हमेशा न्याय की भावना रखना कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है, हर समय आवाज़ उठाना सही के लिए। संयम, यह सामर्थ्य हमें अतिशयता से बचाते हैं, क्रोध से, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, कोई भी गलत काम होने से बचाता है। अब बहुत सारी चीज़ें जल्दी में गड़बड़ आ जाता है, इंसान गलती हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान नहीं होता, जैसे कि टूरिस्ट को टेररिस्ट समझ लेना, है ना। ज्ञानातीत होना, तो संयम हमेशा ध्यान से बरतो, चीज़ों को समझो बूझो फिर कुछ करना स्टार्ट करो। ज्ञानातीत होना, ये सामर्थ्य हमें समग्र ब्रह्मांड के साथ सामर्थ्य संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। VIA वर्गीकरण के अनुसार गुण और चरित्र, सामर्थ्य, प्रज्ञता और ज्ञान दोनों पढ़ना समझना, लंबा चौड़ा, मानवतावाद, न्याय, संयम, जो चीज़ें अभी बताई गई। ज्ञानातीत होना, यही सब चीज़ें हैं। अपने अनूठे सामर्थ्य, सिग्नेचर स्ट्रेंथ, प्रत्येक मनुष्य के पास 24 चरित्र सामर्थ्य होता है। हालांकि कुछ सामर्थ्य दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं, जिसमें कोई लोग न्याय के लिए होता है, कोई लोग किसी चीज़ के लिए होता है, कोई लोग किसी चीज़ के लिए होता है ना। सामर्थ्य मनोविज्ञान व्यक्ति के अनूठे सामर्थ्यों का विकास और उपयोग पर बल देते हैं। ये ऐसे चलित सामर्थ्य है जो व्यक्ति के पास होता है, व्यक्ति उन्हें पहचानता है और वह अपने जीवन के विविध पहलुओं में अक्सर इसका उपयोग करता है। अनूठे सामर्थ्य वे हैं जो वास्तविक आप का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे अपने साथ प्रामाणिकता या सत्यता का बोध लाते हैं। निम्नलिखित तीन प्रमुख विशेषताएं हमारे अनूठे सामर्थ्यों को पहचानने में हमारी सहायता कर सकती है। अनिवार्य, सहज और ऊर्जादायक या लायक होना चाहिए, ऊर्जादायक ही होगा। सामंजस्यों के सामर्थ्यों के अन्य वर्गीकरण, ठीक है। सामर्थ्यों के VIA वर्गीकरण के अलावा मानवीय सामर्थ्यों की पहचान करने, उन्हें पोषित करने के क्षेत्र में योगदान देने वाली अन्य वर्गीकरण प्रणालियां भी प्रचलित है। क्लिफ्टन का सामर्थ्य अन्वेषण डायरेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन कभी MCQ बेस में आ जाए किसी और एग्जाम में, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना हमेशा, और हो सके तो इसे पॉइंट वाइज अपने मार्कर हो तो मार्कर से, नहीं तो पेंसिल हो पेंसिल से, पेन हो पेन से, नहीं तो एक बुक में चाहो या एक कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो कि ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स ये आगे चल के आपके MCQ में, नेट में, JRF जैसी चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है। क्लिफ्टन का सामर्थ्य अन्वेषण, गैलेफ कॉर्पोरेशनल क्लिफ्टन एडरसन से संबंध रखने वाले डोनाल्ड क्लिफ्टन और एडरसन ने सामर्थ्यों को संप्रदायबद्ध करने की लोकप्रिय विधि विकसित की, जिसे क्लिफ्टन सामर्थ्य अन्वेषण या गैफल सामर्थ्य अन्वेषण के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सामर्थ्य को किसी विशेष गतिविधि में सतत लगभग सही निष्पादन प्रदान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार सामर्थ्य प्रतिभा, ज्ञान और कौशल का संयोजन है। यह परिभाषा मतलब सामर्थ्य इक्वल टू प्रतिभा प्लस ज्ञान और एवं कौशल, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज़ें हैं, क्या प्रतिभा हो तुम में, ठीक है, प्रतिभा किसी चीज़ की करने की, और ज्ञान हो और फिर उसमें तुम कौशल बिल्ड कर लो। जैसे कंप्यूटर के प्रति तुम्हारी कुछ प्रतिभाएं होंगी, मान लो एक छोटी सी बात एग्जांपल, फिर तुम्हारे पास ज्ञान हो गया और फिर उसी चीज़ से रिलेटेड तुमने कोई कौशल कर लिया, कोई चीज़ कर ली, बहुत सारे कोर्स होते हैं, मान लो कौशल प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और चीज़ों को समझ गए, तो क्या तुम्हारा सामर्थ्य बिल्ड हो सकता है? कभी तुम किसी और चीज़ में देखो, खाना बनाने में मान लो तुम्हारा हो सकता है, लेकिन कई सारे टेक्निकल चीज़ में नहीं हो सकता। अब तुम इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान हो, थोड़ा बहुत कौशल प्राप्त कर लो, तो क्या तुम्हें सामर्थ्य बिल्ड होगा उस चीज़ों में? बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में तो तुम हाँ मान सकते हो, लेकिन नेगेटिव वे में उसको नहीं मानोगे। या परिभाषा के सामर्थ्यों के सहज पहलू को उजागर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए सामर्थ्य में। हमें लगता है कि किसी चीज़ के प्रति तुम्हारे पास चीज़ें हो, ज्ञान हो, कौशल हो, मानी बात है। जब प्रतिभा होगी, प्रतिभा ही को तुम इंटरेस्ट के छोटे एक पहलू के रूप में सोच सकते हो। प्रतिभा भी इंटरेस्ट का एक पहलू है, मान सकते हो। तो हाँ, ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत सही बैठ सकता है। यह परिभाषा भी सामर्थ्य के सहज पहलू को उजागर करती है, जिसका अर्थ है कि हमें इसमें प्राकृतिक प्रतिभा शामिल है। हाँ, प्राकृतिक प्रतिभा मतलब जो जीवन मूल में आई हो। प्रतिभा कुछ करने की क्षमता को प्रतिनिधित्व करती है। आपकी प्रतिभाएं आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। मतलब अच्छे से अच्छा प्राप्त करने में, उत्कृष्टता प्राप्त करने में, अच्छे से अच्छा बनने में हमेशा सक्षम बनाती है। इसलिए आपकी उपलब्धियों और सफलताओं का आपकी प्रतिभा से सीधा संबंध है, और इसी चीज़ से ज्ञान और कौशल का संबंध रहता है।
सर्च इंस्टीट्यूट का 40 विकासात्मक संपत्तियाँ। सर्च इंस्टीट्यूट का विकासात्मक संपत्तियाँ ढांचा बच्चों पर केंद्रित है। बच्चे स्वस्थ, लचीले एवं समृद्ध किससे होते हैं? विकासात्मक संपत्तियाँ ऐसे संबंध, अवसर एवं और चरित्र सामर्थ्य है जिसका बच्चों और युवाओं के कल्याण पर गहरा संबंध होता है। हमारे पर्यावरण में कुछ भारी संसाधन होते हैं जो बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास, तन्यता और समृद्धि में सहयोग देते हैं और इसे बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो क्रियाएं होती है जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट और कौशल और ज्ञान पाने का मन होता है और उस हिसाब से उनका चीज़ें होती है, जैसे परिवार का सहयोग, अलग अलग तरीके से वयस्क रोल मॉडल कैसे लोग होता है, कोई अपने भैया को मानता है, कोई अपनी बहन को मानता है, कोई चाचा के लड़के को, ताऊ के लड़के को, तो कोई सनी देओल को, कोई शाहरुख खान को, तो कोई किसी को एक्सेप्टरा एक्सेप्टरा। ठीक है, सकारात्मक सहकर्मी प्रभाव, आपका सहकर्मी कैसा है, सुरक्षित पड़ोस आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन विकासात्मक संपत्तियों के उच्च स्तर को विभिन्न नस्लीय, जातीय पृष्ठभूमि और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में पुरुष और महिलाओं दोनों में विभिन्न सकारात्मक परिणामों के साथ संबंधित पाया गया है। इसमें स्कूल को बेहतर अंक, सकारात्मक संवेग, सामुदायिक गतिविधियों में अधिक जुड़ाव, बेहतर स्वास्थ्य, संतुष्टि को लंबे समय तक बरकरार रखने की क्षमता और हिंसा एवं शराब, नशीली दवाओं का उपयोग जैसे जोखिम भरे व्यवहारों में कमी लाना शामिल है। ठीक है, पारस्परिक सामर्थ्य और कल्याण। इस खंड में हम विभिन्न चरित्र सामर्थ्य पर नजर डालेंगे जिसका पारस्परिक क्षेत्र में महत्व है और यह मनोवैज्ञानिक कल्याण में योगदान देते हैं। ये सामर्थ्य हमारे सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं और हमारा सामाजिक संसाधनों का निर्माण करते हैं और हमारे पारस्परिक संबंधों को संबंधित करते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल है: क्षमा, आभार, दयालुता, सहानुभूति। ठीक है, क्षमा 1 मिनट का समय ले और उस समय के बारे में सोचे जब आप किसी मित्र, भाई बहन, परिचित, सहपाठी, दोस्त, यार किसी को भी आपको कुछ पीड़ादायी बात कही हो और आपने के प्रति अन्याय किया हो। शायद आपने उसे पलट के जवाब दे दिया हो, क्रोध किया हो, पीट दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या शायद उन्होंने आपकी बाइक उधार ली हो और उसकी दुर्घटना हो गई हो, उसने आपकी पीठ पीछे कुछ बुरा कहा हो या आपको धमकाया हो, परेशान किया हो, आपको कैसा लगेगा? परेशान, गुस्सा। आप शायद ऐसा लगे हो कि आपको इसका जवाब देना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना जाना चाहिए, या शायद आपको इच्छा हो कि उस पर दुर्भाग्य टूट पड़े, है ना, कि आ जाए उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, है ना। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपने शायद सोचा हो, यह सामान्य सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति से गलती हो जाती है, मुझे उसके प्रति ज़्यादा कटुता नहीं रखनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं था, परंतु यह मानवीय मूल्य है। दूसरे शब्दों में आपने उसे क्षमा करने का विकल्प चुना, है ना। क्षमा का अर्थ व्यक्ति की छोड़ने या भूलने की क्षमता है। बहुत सारी बुरी बातें अगर आप भूल जाओगे तो बहुत बेहतरीन होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा कल्याणकारी हो जाएगा। बदला लेने की जरूरत से प्रेरित हुए बिना बीती ताही विसार दे, जो बीता गया उसे भूल जाए, है ना। और अपने प्रति किए गए क्रूर कृत्यों के प्रति विषेद या आक्रोश नहीं रखा जाए। क्षमा संयम को सद्गुण श्रेणी में संबंधित चरित्र सामर्थ्य है। कई लोग का सामर्थ्य होता है कि किसी को बख्श दो, हाँ यार हो जाती है, 2000 का नुकसान कर दिया तो क्या हुआ, अब वापस आएगा भी नहीं, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, तो क्षमा कर देता है। ठीक है, तो ये एक बात होती है क्षमा। ठीक है, क्षमा और कल्याण। सच्चा क्षमा दुश्चिंता को कम करती है। कोई बहुत सोच विचार नहीं होगा, ये सारा ऐसे गाड़ी चला रहा होगा, वैसे चला रहा होगा, कट मार रहा होगा, इधर मार रहा होगा, भिड़ा दिया इस चक्कर में, है ना। बहुत दुश्चिंता नहीं होगी, लड़की का चक्कर होगा, वो ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा होगा, है ना। आंतरिक शांति की भावना रहती है। जब तुमने क्षमा कर दिया तो कोई सोच विचार नहीं है, कहानी है ख़त्म, टोटल आंतरिक शांति रहेगी और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। ज़्यादा सोचोगे तो टेंशन होगी तो क्या, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा और प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रांग रहेगी। इससे क्षमा के उच्च स्तर वाले व्यक्ति उच्च स्तर के सकारात्मक संवेग और सामाजिक एकीकरण को प्रदर्शित करते हैं। आभार, तुम किसी भी चीज़ का आभार व्यक्त कर सकते हो, बहुत छोटी सी चीज़ का भी आभार व्यक्त कर सकते हो, सकारात्मक पॉइंट में भी कर सकते हो, नकारात्मक पॉइंट में भी कर सकते हो। आभार में किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के प्रति प्रशंसा का बोध, दूसरे व्यक्ति के प्रति उपकार का बोध और दूसरे के प्रति दयालुता के कार्य करने की अभिप्रेरणा शामिल है ना। आपका आभार है कि आप ऊपर से मेरे लिए पानी ले आए, है ना। आपका आभार है कि आप बाहर से मेरे लिए ये काम किए, है ना। मानी बात है। सीधे शब्दों में कहे तो आभार किसी प्राप्त चीज़ के
प्रत्युचूर में कृतज्ञ होने का बोध है, जो मूर्त भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आपकी छोटी भतीजी द्वारा बनाया गया जन्मदिन कार्ड, या अमूर्त भी हो सकता है, मतलब कोई खराब हो सकता है, अच्छा नहीं दिखे, आपके बिना काम की चीज़ हो, तब भी आप उसे अपना आभार व्यक्त करें। इससे सामने वाले का मन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो भी लेके जाते हैं बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं, कभी किसी चीज़ को बुरा नहीं कहा। अभिव्यक्ति आभार उस आभार से संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई मनोवैज्ञानिक या उपकारी सहायता के लिए महसूस और व्यक्त किया जाता है। और एक दो आभार तुम लोग पढ़ देना, कहानी बहुत लंबी चल रही है। आभार और कल्याण। आभार का उपयोग करने से निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक लाभ देखे गए हैं। अधिक आशावादी, अधिक धार्मिकता और आध्यात्मिकता, पारस्परिक संबंधों को मजबूती देता है। जैसे कि बातें हैं तो सब लोग अच्छा लगेगा कि हाँ कितना अच्छा सोचता है। सर्वाधिक नियंत्रित रहोगे आप हर चीज़ में, बुरे में, नकारात्मक में, सकारात्मक में, मनोदशा में आप नियंत्रित रहोगे। सर्वाधिक प्रशंसा और कल्याण अच्छा होगा। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा करोगे तो हमेशा आपके लिए अच्छा करोगे। अगर आप उसको वही नकार, मेरे किसी काम का नहीं है कार्ड, हमें दोस्त लोग को डायरेक्ट मैसेज भेज देता है, तो वो अगली बार से आपके प्रति दोस्त की भावना रखेगी, है ना। अलग अलग तरीके की भावनाएं उत्पन्न होगी उसके मानसिक विचारों में। आपके लिए बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपको मिलेगा। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, तो लगता है पानी में जहर मिला दे नहीं, मजाक कर रहे सब। तो अच्छा संबंध रहेंगे तो अच्छी विचार रहेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य बिल्ड होगा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य भी रहेंगे। दयालुता मानवता के सद्गुण श्रेणी के तहत आने वाला चरित्र सामर्थ्य है। मानवता के सामर्थ्यों में ऐसे सकारात्मक विशेषक शामिल है जो दूसरों के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों की देखभाल के रूप में व्यक्त होती है। दयालुता का अर्थ दूसरों के प्रति अच्छा होना, करुणा और देखभाल दिखाना, उसके कल्याण के बारे में चिंतित होना और उसके लिए अच्छे काम करना। बस पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है। करुणा और देखभाल दिखाने वाले से लेकर नीचे वाले लाइन करना था। किसी बड़े के लिए भी आप ये कर सकते हो, दयालुता दिखा सकते हो, है ना। किसी के लिए कुछ कर सकते हो, देखभाल दिखा सकते हो, उसके लिए पानी ला के दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका अगर कोई हित है तब वो दयालुता नहीं दिखाएंगे। अगर आपका पीछे का हित है कि उसको आएगा भैया कुछ पूछेंगे, हम बोलेंगे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, वो चीज़ दयालुता में नहीं आएगी, वो चीज़ अपना काम निकलवाने में आएगी। ठीक है। तो करुणा और देखभाल दिखाना, लोगों के प्रति सहज होना। कोई कुछ मांगे तो तुम दौड़ के जाओ, दिखा दो दयालु हो, है ना। उसके कल्याण के बारे में चिंतित होना और उसके लिए अच्छा काम करना। उसके कल्याण के लिए तुम चिंतित होना का मतलब ये नहीं अपना सब काम ध्यान छोड़ दो और उसके प्रति लग जाओ, नहीं। दयालुता का उसके बारे में चिंतित होना का मतलब अगर उसे कोई समस्या हो तो उसको तुम भी अपनाओ और उसको एक सहज समाधान ढूंढने में उसका तुम प्रयास करो, चिंतित हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ ये है तो है, उसकी अपनी प्रॉब्लम, हमारी क्या दिक्कत है ना, ये चीज़ें नहीं। समझो और फिर उसे समझाओ, दिखाओ। दूसरे के प्रति निर्देशित या देखभाल, स्नेह और ध्यान, कर्तव्य या सिद्धांत के बोध के बजाय मनुष्य के रूप में मनुष्यता के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्तव्य हो, कोई देखभाल, कोई पालन है, ऐसा नहीं है। सही चीज़ है, मानवता है, इसलिए तुम्हें करनी चाहिए। किसी का पर्स गिर गया, हाँ अब भी पर्स के बगल में आप खड़े, हम क्यों आए आपका पर्स उठाने, हम तो 4 कदम दूर है, आप पर्स के जस्ट नीचे ही खड़े, बगल में खड़े हो। नहीं, तुम्हें उठा के देना चाहिए क्योंकि वो झुकेंगी, आप उठाएंगी, उससे अच्छा है तुम उठा के दे दो। तो किसी के लिए दयालुता रहो, किसी के लिए करुणा और परोपकारिता। हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचो, परोपकारिता बनो, करुणावादी रहो। जो कुछ की प्रेममयी दयालुता के रूप में अनुभव की जाने वाली करुणा दूसरे के दुखों को कम करने के लिए कार्रवाई करना शामिल है। आप अन्य लोगों के दर्द के प्रति सहृदयता महसूस कर सकते हैं और राहत प्रदान करने के लिए कुछ करते हैं, है ना, कि हाँ हमें बहुत बुरा लगा, चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है और ये एक बुरी घड़ी है, पार हो जाएगी, और उसको उभारने का काम, है ना, राहत प्रदान करते हैं। यह राहत मूर्त जैसे किसी बेघर व्यक्ति को खिलाना, कपड़े उपलब्ध कराना, या सामग्रिक जैसे दुख की, जैसे हम बताए कि जैसे दुख के समय किसी अन्य व्यक्ति के लिए वहाँ मौजूद हो सकता है। जैसे होता नहीं है किसी को कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है तो लोग क्या देखने जाते हैं, एक करुणा प्रकट की जाती है कि हाँ हम आपके बेटे के दुख में हम सब खड़े, इतने लोग हैं, आप लोग घबराइए मत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, है ना। करुणा प्रकट की जाती है। हिंदू परंपराओं में करुणा को दया कहा जाता है और यहाँ दान और आत्मनियंत्रण के 3 केंद्रीय गुणों में से एक है। दान और आत्मनियंत्रण के साथ 3 केंद्रीय गुणों में से एक है। तो एक हो गया दान, एक हो गया आत्मनियंत्रण और दूसरी हो गई दया। बौद्ध परंपराओं में करुणा के रूप में वर्णित बौद्ध परंपरा
इसे करुणा के रूप में वर्णित किया गया है। यह बुद्ध के शिक्षाओं को सार तत्व है। परोपकारिता को निस्वार्थता के रूप में समझा जाता है। वास्तविक परोपकार कार्य हमारे परिजन के संबंधियों के प्रति उदारता या परस्पर उपकार के उपेक्षा से परे जाते हैं और इससे हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की सहायता मिलती है। वास्तविक निस्वार्थता मैं और वे के बीच में अहम संबंधी सीमाओं को हटा देती है और समस्त मानव को एक रूप से देखती है कि ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अलग है वो अलग है, हम भी मानव है वो भी मानव है, भले ही वो काला है या गोरा है या नीचे तनके का है ऊपर तनके का है, ऐसी चीज़ें नहीं। परोपकारिता हाँ हमारे से आगे हम बड़े बुजुर्ग लगे हमें एक हट जाना चाहिए और उनको पहले जाने देना चाहिए। बहुत बहुत वो बूढ़े हैं तो हमें क्या परोपकारिता दिखानी चाहिए। दयालुता और कल्याण। अध्ययनों से पता चलता है कि दया, करुणा, उदारता और परोपकारिता का कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीवन कल्याणकारी होता है कि ये सब चीज़ें अगर आपके जीवन में होती है और ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। सहानुभूति किसी के लिए प्रकट की जाती है, विशेष रूप से सहानुभूति या तदनुभूति क्षमा और कृतज्ञता के चरित्र सामर्थ्य को बेहद संबंधित है। उच्च सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थितियों में रखकर दूसरों लोगों की भावनाओं से अवगत होते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो आप समझ सकते हैं। सहानुभूति और कल्याण एक सही चीज़ है। तो सहानुभूति कल्याण के लिए कैसे उपयोग की जाती है और कल्याण के लिए कितनी मददगार रहती है, ये चीज़ों के ऊपर है। सो होपफुली मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा होगा तो भी लाइक करना, लग गया होगा तब तो ज़रूर से कर देना। और कोई डाउट प्रॉब्लम और कोई क्वेरी या कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और कोई पर्सनल मैसेज या पर्सनली कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव देना हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग यूनिट 5 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और कुछ भूल गया हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपना बता देना। टाटा बाय बाय।